वेलकम बैक। ग्रेविटेशन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। राइट, लास्ट लेक्चर में देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी के बारे में, और अब अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी वो वाला फोर्स जो कोई भी दो बॉडीज के बीच में होता है। कोई भी दो यानी कोई भी दो, छोटे से छोटी गिन लो, बड़े से बड़ी गिन लो, बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। बड़े से बड़ी में तो कितनी भी बड़ी हो, बट छोटे से छोटी में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बातें, कुछ फैक्ट, कुछ कंक्लूजन्स जो हमें हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी शेप, साइज, मास का हो, किसी भी जगह पे हो, पूरे यूनिवर्स में किसी भी जगह पे हो, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। एट ऑल द टाइम्स थ्रू आउट द यूनिवर्स। दूसरा पॉइंट, Newton's law of gravitation fails when the distance between the two objects is less than 10 to the power minus 9 meter, that is the order of molecular distance। यहां पर ट्विस्ट आता है, यहां पर डेड एंड आता है न्यूटोनियन फिजिक्स का, और फिर आता है आइंस्टाइन का फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। आइंस्टाइन जो कि जस्ट 100 साल पहले वाला ही साइंटिस्ट था, उसने एक नया ही फिजिक्स दिया, especially when you consider the distances smaller than molecular distances। आइंस्टाइन का फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं उसको। क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं उसको। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स यानी न्यूटन का दिया हुआ फिजिक्स, और उन चीजों के बारे में फिजिक्स जिसको हम देख सकते हैं। बट जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, वहां पर न्यूटन का लॉ फेल हो जाता है। स्पेशली मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं रहते। तब एक्शन में आता है आइंस्टाइन का फिजिक्स, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। क्वांटम थियरी वो एक अलग ही लेवल का फिजिक्स है। पीएचडी या मे बी कॉलेज लेवल में उसका इंट्रोडक्शन होगा। तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस पे न्यूटोनियन फिजिक्स फेल होता है। न्यूटोनियन फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। थर्ड वन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस, टू मास बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग देम। कोई भी मीडियम हो, चाहे स्पेस हो, पानी हो, हवा हो, फोर्स उतना का उतना ही रहेगा। फिर फोर्थ नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट कैन नेवर बी रिपल्सिव। ये भी मैंने पहले बताया कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको इक्वेशन मिलता है फोर्स का, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सो ये जो फोर्स है ये हमेशा ही अट्रैक्टिव ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब पता होना चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है, राइट, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। जबकि नॉन कंजर्वेटिव होगा तो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा। नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव है। यहां से यहां पे मैं ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, ये दोनों ही केस में वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन अलग अलग होगा। बट वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। जस्ट इनिशियल फाइनल पॉइंट और उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है, ना कि पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। 6 point, since the value of g is very small, so gravitational force between the two masses is very small unless both the masses are very large। ये भी मैंने कहा कि masses should be very large in order to have observable action due to gravitational force। कितने बड़े होने चाहिए वो masses? ऑलमोस्ट प्लैनेट्स की साइज, राइट, स्टार्स की साइज, सन, मून, अर्थ, ऐसे साइजेस होनी चाहिए, तभी जाके जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसका कुछ इफेक्ट दिख पाएगा।
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अभी भी है, स्टाइलस और बोर्ड के बीच में है, बट इफेक्ट नहीं दिख पा रहा है क्योंकि जी एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, 10⁻⁻11 लेवल की। तो छोटे मासिस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो है बट उसका कोई एक्शन दिखता नहीं है। नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर बहुत सुपरबली रिवाइज होगा इस टॉपिक में, बहुत ध्यान से देखे समझे। तो क्योंकि फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की मेथड से हम उसको कैसे देखेंगे। सो कंसीडर द 2 point mass bodies A and B of the masses m1 and m2 placed distance r apart। सो फिगर ड्रॉ करूं इसका, क्योंकि वेक्टर है तो हमें एक्सिस लेने पड़ेंगे x और y। दो मासिस है m1 m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। मास m1 का पोजीशन वेक्टर r1, मास m2 का पोजीशन वेक्टर r2। वेक्टर्स बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो वेक्टर लॉ पे से हम एक तो डायरेक्शंस ढूंढ सकते हैं बहुत क्लियरली, और एक और कंक्लूजन मिलेगा हमको वेक्टर लॉ में से। क्या होगा? तो समथिंग लाइक दिस, लेट अस स्टार्ट। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन, मास वन ड्यू टू टू की वजह से कितना होगा? जी m1 m2, और 2 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा? r21 कैप। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इस डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, r 2 से लेके 1 तक कैप, r21 कैप। तो ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सेम वे अगर ढूंढना है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो गलत ड्रॉ किया ये मैंने, एट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है। सो ऐसा, ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू अट्रैक्ट करेगा, और 2 से लेके 1 तक का जो डायरेक्शन है वो आएगा r21 कैप। 2 से लेके 1 तक का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बहुत क्लियर रहना चाहिए। सो क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कौन सा वाला फोर्स है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और r21 कैप क्या है? क्योंकि 2 लगा रहा है 1 पे फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, 2 लगा रहा है, तो r12 कैप है, राइट। यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। ये नोटेशंस बहुत अच्छे से याद रखना, आगे के भी काफी सारे डेरिवेशंस में काम में आएंगे, मतलब सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, दूसरे और भी चैप्टर्स में काम में आएगा। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं F21, यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब 2 पे फोर्स लगा रहा है 1, तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पर ही लिख सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और क्योंकि 1 लगा रहा है तो 1 से 2 तक का डायरेक्शन कौन सा है? r12 कैप। ये ध्यान रखना है, हाँ, उल्टा डिस्टेंस नहीं लेना है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 की वजह से है, तो डायरेक्शन हम 2 से 1 वाला लेंगे, एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स की डायरेक्शन इधर एट्रैक्टिव ऐसे ही है, बट 2 पे फोर्स है 1 की वजह से, तो 1 से 2 तक का पोजीशन वेक्टर है r12 कैप। सो ये आएगा g m1 m2 अपॉन r12 जो वेक्टर है उसका स्क्वायर, और r12 कैप। होपफुली वेक्टर्स बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आना चाहिए, राइट। क्योंकि ये मॉड्यूलस ही है, यानी डिस्टेंस ही चाहिए हमको, तो r12 का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू r21 का मॉड्यूलस। डिस्टेंस स्केलर बन जाएगा, मॉड्यूलस यानी
स्केलर मिलेगा, स्केलर डिस्टेंस तो r ही है। फिर एडिशनली r12, राइट, r12 कैसे मिलेगा, ये रहा, और r12 के लिए ये क्लोजिंग साइड बनेगी, है ना। तो लॉ ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से r2 माइनस r1, r12 कैप विल बी r12 कैप विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1 अपॉन r12 का मॉड्यूलस, राइट। कैप, कैप का फॉर्मूला है ना, यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। चलो इसको एक और स्टेप में लिख दो तो बेटर रहेगा। r12 कैप विल बी इक्वल टू r12 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r12। r12 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे यानी ये वाला, तो दैट विल बी r2 माइनस r1, और r12 का मॉड्यूलस तो है r। सेम वे r21 कैप विल बी r21 वेक्टर अपॉन r21 का मॉड्यूलस विच विल बी r1 माइनस r2 अपॉन r। अब ये चीजों को यूज करके अगर हम f21 को मैन्युपुलेट करें, f12 को भी मैन्युपुलेट कर सकते हैं, मैन्युपुलेट यानी उसको किसी और टर्म्स में लिखे। सो f21 को ऐसा लिख सकते हैं g(m1 m2 बाय r स्क्वायर), इसको रिप्लेस कर दिया मैंने r स्क्वायर से, और r12 कैप जो कि ये है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं r21 माइनस ऑफ r21 कैप, है ना। यहां से ही हमको मिल जाता है कि r12 कैप जो कि है r2 माइनस r1 अपॉन r, और माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा r1 माइनस r2 बाय r, यानी ये बन गया r21 कैप, राइट, माइनस ऑफ r21 कैप। सो f21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g(m1 m2 बाय r स्क्वायर r21 कैप, और ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सो f21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f12। सो ये कंक्लूजन मिलता है वेक्टर लॉ में से कि द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट मतलब वन भी जिस फोर्स से 2 को खींच रहा है उसी फोर्स से 2 भी 1 को खींच रहा है। अल्टीमेटली बोथ द फोर्सेस विल बैलेंस वन अनदर until and unless there is a massive difference in the mass. तो फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट अगर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को ले ले। वैसे तो यूनिवर्स में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, अर्थ को सन भी खींच रही है, अर्थ को मून भी खींच रहा है, अर्थ को दूसरे प्लैनेट्स भी खींच रहा है, अर्थ दूसरे प्लैनेट्स को भी खींच रही है, अर्थ सन को भी खींच रही है, तो मल्टीपल फोर्सेस है। तो इस मल्टीपल फोर्सेस की वजह से एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई है कि अर्थ उसकी जगह पे ही है, सारे प्लैनेट्स उसकी जगह पे ही है, सन भी उसकी जगह पे है और गोल गोल घूमे जा रहे हैं, बट बहुत ही क्रिटिकल इक्विलिब्रियम है। मे भी कोई बड़ा सा मीटेरॉइड या कुछ आ जाएगा तो मे बी ये डिस्टर्ब हो सके, राइट। तो फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट स्पेशली इन द केस ऑफ टू बॉडीज। वेक्टर फॉर्म था, वंस अगेन इसको देख ले तो इट वुड बी लाइक मास m1 मास m2, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, m1 का पोजीशन वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर r2। f12 वेक्टर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड अलग लिखते हैं, डायरेक्शन अलग लिखते हैं, है ना। तो f12 विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये रहा मैग्नीट्यूड g(m1 m2 बाय r21 स्क्वायर, वैसे ये r ही है। r21 क्यों लिया है वो समझना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बट क्योंकि 2 फोर्स लगा रहा है, जो वेक्टर डायरेक्शन होगा 2 से 1 तक वाला डायरेक्शन लेना पड़ेगा। 2 1 पे लगा रहा है तो 2 से 1 तक वाला वेक्टर और उसका मॉड्यूलस और डायरेक्शन होगा 2 से 1 तक वाला, सो कैप। फिर सेम वे f21 ये रहा उसका मैग्नीट्यूड और ये रहा उसका डायरेक्शन r12। फिर बाद में ये कुछ
वेक्टर के रूल्स के हिसाब से मैनिपुलेशंस के R12 मॉड्यूलस हमको दे देगा स्केलर। कैप का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, इस वेक्टर को इवेल्युएट करे या एक्सपांड करे R2 माइनस R1 और R21 के लिए भी सेम। फिर इन दोनों को यूज करके हम ये एक मैनिपुलेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हमें कंक्लूजन में मिलता है कि F21 इज इक्वल्स टू F ऑफ 1 2 बट इन नेगेटिव, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ये यहां से भी हमें पता चल जाता है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी प्रीवियसली ही देखा ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ कंक्लूजन्स एंड सेम उसका ही कंटिन्यूएशन गिन सकते हो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। यस, एब्सोल्युटली राइट। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। मतलब के अगर मैं ये दो बॉडीज, लेट्स से मून है, अर्थ है, इन दोनों का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सन कितना फोर्स अर्थ पे या कितना फोर्स मून पे लगा रहा है, इन दोनों का इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन भी वैलिड ही है। या तो फिर इन दोनों का इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन भी वैलिड ही है। वैलिड मतलब एज पर द लॉस, एज पर द रूल्स, और वैसा ही ऑब्जर्वेशन में मिलेगा। तो दो चीजों के बारे में कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें थर्ड चीज के बारे में परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका कैलकुलेशन करके हमें जो फोर्स मिलेगा, राइट, वो हमें करेक्ट कंक्लूजन पे ही लेकर जाता है। दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज। थर्ड वन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, साइज ऑफ द बॉडीज। ये भी हमने देखा प्रीवियसली, वही है। फॉर्म, एक्शन, रिएक्शन, पेयर, ये अभी वेक्टर फॉर्म में देखा। ये जो है ना F12 इज इक्वल्स टू F21, इसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिफ्थ वन, द ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस एज दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। तो कंजर्वेटिव फोर्स है कहा, राइट। सो एक इधर है, अर्थ इधर है, सन इधर है, तो हमें बस डिस्प्लेसमेंट से ही लेना देना है। हमें अर्थ ऐसे घूम के जा रही है तो ये पूरे पाथ से कुछ लेना देना नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट है उससे लेना देना है, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। 6 पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड दैट इज व्हाट इट मीन कि हमें डिस्प्लेसमेंट से ही लेना देना है, पाथ फॉलोड से लेना देना नहीं है। दैट इज व्हाट द कंजर्वेटिव फोर्स इज। फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है ये क्वेश्चन? A sphere of the mass 40 kg is attracted by a second sphere of the mass 50 kg with a force of 0.02 gram weight. Calculate the distance between them. So ये ग्राम वेट को फोर्स दिया हुआ है। ग्राम वेट तो हमारे कुछ काम का नहीं है, ग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको केजीएफ में कन्वर्ट करने के लिए 0.02 डिवाइड बाय 1000, डायरेक्टली 10⁻³ लिख दो। अब ये केजी वेट में हो गया और मल्टीप्लाइड बाय 9.8 लिख दे तो ये न्यूटन में आ गया, राइट। सो फोर्स इज गिवन एज 19.196 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स, जिसको हम 1.96 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन्स भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देम R ढूंढना है। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास 1 दिया हुआ है 40 किलो, दूसरा मास दिया हुआ है 50 किलो, और फोर्स ढूंढा 1.96 इंटू 10⁻4, राइट।
सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सारे इंटीग्रल नंबर्स अलग ले लो, पावर अलग अलग ले लो। तो ये 40 का 0 0 ये मैं अलग कर देता हूँ। तो 6.67 इंटू 5 4 20 और 2 जीरोस, फिर उसके बाद में 10 टू दी पावर -11 और नीचे है 1.96 इंटू 10 पावर -4। फर्दर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर ही देते हैं। सो 13.34 इंटू 10 पावर -11, ये 3 जीरोस +3, ये नीचे वाला -4 ऊपर जाएगा तो +4, नीचे आ जाएगा 1.96। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13.34 डिवाइडेड बाय 1.96 इंटू 10 टू द पावर -11, 4 और 3 7, तो -4। अब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसको अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर सकते हैं। इसको ले लो 13, इसको ले लो 2 अप्रोक्सीमेटली, तो स्क्वायर रूट ऑफ, फर्दर आर विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड होके हो जाएगा 6.5, 6.5 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 और 9 के बीच में है ये 6.5, राइट। तो हम 2 और 3 के बीच का कोई नंबर ले सकते हैं, लेट्स से 2.2 ले लेते हैं। तो 2.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर्स, इतना छोटा डिस्टेंस पावर गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये -14 नहीं है, 4 है। -4 रूट के बाहर जाएगा तो -2, राइट। और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 2.2 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आया, जो कि सब कुछ करेक्ट लेते हो, राइट, एज इट इज, एजम्पशन के बिना, तो आंसर आता है 2.6 सेंटीमीटर। तो काफी क्लोज ही है, मतलब कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो दिस मेथड वर्क्स फार बेटर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन ही है, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ फार फ्रॉम अर्थ मस्ट a body be along a line joining the sun to earth। so figuratively draw कर ले तो थोड़ा इजी हो जाता है। how far from earth, so अर्थ से कितना दूर, must a body be, तो यहाँ पे कोई बॉडी है, let's say m mass की, along the line joining the sun and the earth so that the resultant gravitational pull on the body due to earth and the sun is 0। तो इसको सन भी खींचेगा, राइट, फोर्स ऑन m ड्यू टू सन एंड फोर्स ऑन m ड्यू टू अर्थ, दोनों ही खींचेंगे और ये दोनों फोर्स मिलके 0 हो जाने चाहिए, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तभी जाके उनका नेट सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। सो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, सो लेट अस कैलकुलेट यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एफ एम एस आएगा, जी मास, सन का मास मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन द, ये वाला डिस्टेंस हमको ढूंढने के लिए कहा है तो इसको एक्स ले लेते हैं, और सन और ये मास के बीच का डिस्टेंस आएगा द अर्थ डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस आएगा। सो जी m1 m2 बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, किलोमीटर्स में है डिस्टेंस, और इस साइड में एफ एम ई, जी मास, अर्थ का मास ई अपॉन डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर, जी कैंसिल हो जाएगा, बॉडी का मास भी कैंसिल हो जाएगा, हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो
एक्स स्क्वायर इंटू एस विल बी इक्वल टू अर्थ इंटू 1.5 इंटू 10⁸ माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करना है और x ढूंढना है। सो इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर और ऐसा सब करने नहीं बैठो तो ही बेटर है, दिमाग लगाना चाहिए। होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गया तो सन अपॉन अर्थ। चलो आगे बढ़ो, डायरेक्टली ब्रैकेट्स ओपन करना, फॉर्मूला लगाना, ऐसा सब 9/10 जैसा काम नहीं करना है। सन का मास 3.25 इंटू 10⁵ टाइम्स द अर्थ अपॉन अर्थ का मास, तो अर्थ का मास कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है। रूट को अदर साइड भेज दो। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया होता तो राइट, क्योंकि पावर ऑड नंबर है, इसको इवन में कन्वर्ट कर दो तो इजीली वो रूट के बाहर चला जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर देता हूं। मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूं, यानी यहाँ पे 10⁴ हो जाएगा, तो 32.5 इंटू 10⁴। अब वंस अगेन स्क्वायर रूट 10⁵ तो आएगा, 32.5 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो मुझे 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर पता है 25। पेन रखो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इवन पेंसिल, रफ वर्क अलग कलर से करना है, यानी पेंसिल से करना, मे बी पेज के साइड में जगह हो। 6 का स्क्वायर है 36, तो ये 36 से थोड़ा छोटा है, 25 से तो काफी बड़ा है, तो हम 6 के क्लोज में है तो 5.7 5.8 ले सकते हैं। सो मैं ले लेता हूं इसको 5.7। आगे बढ़ो, 1.5 इंटू 10⁸ माइनस एक्स इक्वल टू 570 एक्स 1.5 into 10⁸ is equals to 571 x. X will be equal to 1.5 into 10⁸ by 571। अगेन हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 10 इधर मल्टीप्लीकेशन में ले लूँ, 1 एक 10 दूसरा तीसरा, तो 3 जीरोस मैंने हटा दिया, नहीं हो जाएगा 10⁵ किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 571। अब इसको भी अप्रोक्सीमेटली करो, तो टेबल लिख के देख दो, 571 2 जा 1142, 571 3 जा ऑलमोस्ट 3 जा जाएगा, तो पूरा 3 तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.8 अप्रोक्सीमेटली। चेक करते हैं हम, 2.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर कितना है? एग्जैक्ट आंसर है 2.63 इंटू 10⁵। तो देखो कितना क्लोज है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स तुम्हें काफी हेल्पफुल रहेगी, मतलब अगर स्पेशली टॉकिंग जेडबल नीट, अप्रोक्सीमेशन से तुम काफी क्विकली आंसर ढूंढ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इक्वल मासेस ऑफ, ये वेक्टर का सुपर्ब एप्लीकेशन है, वेक्टर परफेक्टली इसमें यूज होगा, रिवाइज हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। Three equal masses m kg are fixed at 3 corners of triangle ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों लेंथ इक्वल है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2m, यहां पर एक मास है 2m, राइट, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। फिर दूसरा पार्ट भी है, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। ओके, AG BG CG एज 1 मीटर, तो ये डिस्टेंस इज
1 मीटर लेने हैं, बताओ। वैसे तो लॉजिकली 0, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0। क्यों? तीनों मासेस इक्वल है, सिमेट्रिक पोजीशन पे है, राइट, इक्वल डिस्टेंस, तो ऐसी सिमेट्रिक पोजीशन की वजह से है तो 0। बट लेट अस ट्राई टू प्रूव इट कि 0 आया तो कैसे आया, है ना। तो फोर्स ऑन 2m ड्यू टू ए, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव थोड़ी है, टूवर्ड्स ले जाना पड़ेगा। सो इस डायरेक्शन में आएगा एफ ए, फोर्स exerted by the A, force exerted by the B, force exerted by the C, है ना। अब ये तीनों फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए चाहिए हमको एंगल, तो क्या एंगल मिलेगा? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजोल्यूशन चाहिए। 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री आएगा, ये भी 30 डिग्री मिलेगा। सो ये हो जाएगा एफ बी कॉस 30, और ये हो जाएगा एफ बी साइन 30। उसी तरह से एफ सी को रिजॉल्व करें, एफ सी को रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा एफ सी कॉस 30, और ये हो जाएगा नीचे की तरफ एफ सी साइन 30, है ना। तो ऑलमोस्ट सम इज डन। सॉल्व करेंगे प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे के हॉरिजॉन्टली फोर्स experienced by 2m is equals to horizontally। तो हॉरिजॉन्टली तो ये दो फोर्स है जो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एफ बी कॉस 30 माइनस एफ सी कॉस 30। सॉल्व कर दो इसको, एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, जी m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, 1 मीटर दिया हुआ है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस एफ सी की वैल्यू जी, सी पे भी मास तो m ही है, ये वाला मास 2m, अपॉन डिस्टेंस भी 1 मीटर ही है, 1 का स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू √3/2, है ना। कैंसल होके 0। सो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है। सेम वे वर्टिकली भी 0 ही मिलेगा। सो इधर कर देता हूं, वर्टिकली फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड विल बी इक्वल टू, वर्टिकली एफ ए है और ये दोनों है, राइट। तो एफ ए माइनस दिस, या तो दिस माइनस एफ ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव साइन आएगी मतलब तुमने उल्टा कंसिडरेशन लिया था, राइट। मैंने एफ ए माइनस दिस लिया हुआ है। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है मतलब हाँ एफ ए डोमिनेट कर रहा है, अगर आंसर नेगेटिव में आता मतलब ये नीचे वाले फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। सो एफ ए माइनस एफ सी साइन 30 प्लस एफ बी साइन 30, एफ ए की वैल्यू जी m1 m2 बाय 1 का स्क्वायर माइनस एफ सी की वैल्यू जी m1, एफ सी पे भी जो मास है वो m ही है, एफ सी, राइट, और ये डिस्टेंस तो 1 मीटर ही है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस एफ बी जी m1, बी पे भी जो मास है सेम ही है, और छोटा मास 2m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये दोनों ऐड होके वापस 1 आएंगे, यहाँ पर भी आंसर तुमको मिलेगा 0। सो नेट फोर्स एक्सपीरियंस हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 0, यानी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही होगी। अब क्या कह रहा है वो लोग कि अगर एक मास ए वाला जो मास है उसको डबल कर दिया है, राइट, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल, मतलब इसको अब 2m कर दिया है। तो सिंप्लीफाई करो, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली क्या था, बी पे कोई चेंज नहीं है, सी पे भी कोई चेंज नहीं है, तो हॉरिजॉन्टली तो 0 ही फोर्स रहने वाला है। तो हॉरिजॉन्टली 0, क्योंकि चेंजेस तो ए की वजह से आया है, बी और सी में तो कोई चेंज नहीं है, तो हॉरिजॉन्टली तो 0 ही रहने वाला है। वर्टिकली
वर्टिकली जो इक्वेशन था हमारा जी, ए वाला मास डबल हो गया है तो एम की जगह पे आएगा 2m, और जो गिवन मास है वो भी 2m है, डिस्टेंस वो का वही है, माइनस एफ सी साइन 30 एफ बी साइन 30, सी और बी का कोई चेंज नहीं है तो ये दोनों मिलके जी एम 2m राइट बाय 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, जी एम 2m 1 स्क्वायर कॉमन, राइट 2 माइनस 1, यानी जी एम 2m इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वर्टिकली अपवर्ड। ये हो गया मैग्नीट्यूड जी एम 2m, नीचे 1 स्क्वायर था तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, राइट। और वर्टिकली अपवर्ड उसको फोर्स लगेगा। या तो फिर ऐसे भी लिख दो कि अलोंग जी ए, अपवर्ड लिखो या अलोंग जी ए लिखो, जैसे भी लिखना है। सो इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।